पुरुष इस दुनिया का सबसे कमजोर सहायक पेशेवर है, लेकिन वह कभी भी हार नहीं मानता। फिर भी हर बार लड़ाई के समय वह केवल छोटे समूह के पीछे खड़ा होता है। संदेश भेजने के समय भाषा के रूप में टीम के साथी पर बढ़ती जादुई शक्ति। सख्त पुरुष की मौजूदगी निश्चित रूप से पूरे छोटे समूह की शक्ति को बढ़ा देती है, लेकिन वह इस पर निर्भर नहीं रह सकता। ध्यान दे कि उनके गांव अचानक 20वीं स्तर की गहराई से ढक गया। सामना अचानक जैसे उनके सामने जादूगर और बुरे जादूगर, कई वर्षों से छिपे हुए दादाजी अचानक बाहर आए। कठोरता एक ही शक्ति के खिलाफ, पूरे जादूगरों की बड़ी सेना के खिलाफ, और पुरुष केवल कमजोर होकर नीचे के कमरे में रोने लगा। उम्मीद से बाहर निकले। वह युवा समय में कभी भी एकल शिकार के गहरे जादूगरों का सबसे मजबूत पुरुष था। इस समय केवल आधा शरीर बचा है और यह सभी खोजकर्ताओं के अंतिम स्थान है। फिर भी युद्ध के लिए चयनित होना तो वह उसी के साथ और मृत्यु के देवता के लिए। यह दादाजी का अंतिम मौका हो सकता है कि वह पुरुष को पूर्वी दिशा में दे सके। यह तुरंत ऐसा ही हो सकता है। पुरुष इस पर निर्भर नहीं रह सकता कि वह अपने सपनों को छोड़ दे। वह दादाजी के पीछे की ओर बढ़ता है। वह निश्चित रूप से दादाजी को इस दुनिया का सबसे मजबूत खोजकर्ता बना देगा। और फिर एक बार 2 साल पहले चला गया। पुरुष अभी भी एक चेस्तर के छोटे समूह में कठिनाई से फंसा हुआ है। केवल उसकी पेशा सबसे कमजोर पेशेवर है, इसलिए युद्ध में वह केवल पीछे से संदेश भेज सकता है और उसके उस भयानक तरीके से इशारा करने की शक्ति। पुरुष का छोटा समूह कठिनाई से पहुंच गया। केवल बिस्तर का छोटा समूह ही इस स्थिति को संभाल सकता है। उनका लक्ष्य एक प्रकार का नामकरण है। ऊपरी स्तर के रक्त पिशाच महिला राजा का जादू। यह जादू निश्चित रूप से जादुई नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें अनंत विस्तार की शक्ति है। इसलिए पुरुष की योजना के अनुसार उन्हें पहले उच्च स्तर के रक्त पिशाच की विशेषता को समाप्त करना होगा, फिर उसे अपनी मूल शक्ति को समाप्त करना होगा। इस तरह ही वह इस बार की स्थिति की सफलता की गारंटी दे सकता है। और फिर पुरुष की टीम में योद्धा तो एक ही है। उसकी आंखों में पुरुष इस जीव को छोड़कर बड़ी बातें कहने के अलावा, यह केवल एक दिन का दिन है जो रक्त के कीड़े की तरह है। और फिर योद्धा की हंसी। पुरुष जल्दी ही इसे सामान्य मानने लगा। प्रशिक्षण पेशेवर इस पेशे पर ध्यान केंद्रित करता है। अपनी लड़ाई की शक्ति केवल कमजोर है, इसलिए भी नहीं है कि चारों ओर लोग हमेशा उसे नहीं उठाते। और फिर भी पुरुषों ने कभी भी विरोध नहीं किया। जल्दी ही अंधेरे में कई बार रक्तपिशाच महिला राजा अचानक ऊपर से एक जहर का धुआं निकल गया। कुछ लोग इस समय यहाँ तक कि एक आधे की लड़ाई की शक्ति भी नहीं निकाल सकते। छड़ी से लड़ने वाले योद्धा और अधिक बर्बाद हो गए। तुरंत बड़ी आवाज में पुकारते हुए पुरुष इस जीव को जल्दी से सोचने के लिए। यह सुनकर पुरुष की आंखों के सामने अचानक एक धुंधली छवि। युद्ध कला का प्रदर्शन टीम के सभी सदस्यों की क्षमता को 25% बढ़ा सकता है। और पुरुष की अपनी उपस्थिति की बुद्धिमत्ता टीम के सदस्यों को सबसे सटीक संकेत देने में सक्षम और समय पर टीम के साथियों को भागने की अनुमति दें। कड़ी मेहनत से लगातार विस्तार करने वाले जादू की शक्ति बढ़ती है। टीम के सदस्यों की शक्ति और जादू फिर से 25% बढ़ा। फिर पुरुष की शक्ति बढ़ाने वाले जादूगर ने उपचार शिक्षक को नीचे रख दिया। यदि केवल 2 लोग फिर से हमलावर बने। पुरुष के पास जादूगर की शक्ति और वृद्धि है। छोटे समूह धीरे धीरे विशेषता प्राप्त कर चुके हैं तो पुरुष केवल जीतने के लिए इसे पकड़ने के लिए। लेकिन फिर भी वह नहीं जानता कि नीचे स्तर के रक्तपिशाच की छवि या तो पुरुष की स्थिति के अनुसार उपचार शिक्षक ने जादुई तरीके से जोड़ा। यह जादू निश्चित रूप से लक्ष्य की बुद्धिमत्ता को सामान्य रूप से बढ़ा देगा। फिर पुरुष ने सही समय निर्धारित किया। गणना उसके एक व्यक्ति के समाधान से और अन्य लोग केवल सामूहिक हमले की मूल शक्ति। फिर पुरुष एक सहायक अधिकारी, सीधे एक वुल्फ के रूप में। फिर भी सभी की उपस्थिति की शक्ति। कड़ी मेहनत से वह फिर से एक जादू की छड़ी निकालता है। यह एक कला शिक्षक केवल बुरे जादू के हथियारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आइस बुलेट, हमला कमांड, ड्रेड रिवल। बस 74 सेकंड। युद्ध की लड़ाई अंततः समाप्त हो गई। पुरुष की उस जादुई गणना की शक्ति। उनकी छोटी टीम ने इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। दरअसल पुरुष मुख्य पात्र की दुनिया में गहराई है। हर बार जब बड़ी शक्ति का जादू बढ़ता है, गहराई जादू की दुनिया से जुड़ जाएगी। जुड़ने की गहराई बढ़ती जा रही है। दुनिया के बीच में बुरे जादू का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और यह उस दुखद नाटक के कारण हो रहा है। पुरुष मुख्य पात्र को एक सफल अन्वेषक बनने के लिए अपने दिल की बात तय करनी होगी। और इसके बाद के 2 वर्षों में पुरुष मुख्य पात्र ने अन्वेषक संसाधन प्राप्त करने में भी सफलता पाई और साम्राज्य में वर्तमान के साथ पहचान की। वे पहले से ही जिम्मेदार अग्रणी योद्धा वर्ग के रूप में विभाजित हैं। इलाज करने वाले नायकों और तलवारबाजों के साथ लड़ा और पुरुष मुख्य पात्र को इन सहयोगियों के साथ अनुभव इकट्ठा करना होगा। यह उनके साहसिक दिल की पहली कदम है और वे इस बार बे श्रेणी के मिशन को पूरा करेंगे। सिर्फ 100,000 फिल। हालांकि पुरुष मुख्य पात्र को कुछ खेद है। पहली बार मिशन लेते समय उन्हें थोड़ा मजबूत होना चाहिए। मिशन रिपोर्ट में फिर से 50,000 फिल हो सकते हैं और फिर एक बुनियादी फिल। हालांकि इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके विपरीत
पुरुष मुख्य पात्र पर ध्यान देना चाहिए। धन का प्रभाव टीम के सदस्यों की आवाज पर पड़ता है। दोनों ने इस मामले को उठाने के कारण जादूगर ने भी सच्ची बात कही। वह हमेशा पीछे से पुरुष मुख्य पात्र के आदेशों का पालन करता है। अन्य लोग भी जीवन की लड़ाई में शामिल हो रहे हैं और पुरुष मुख्य पात्र केवल सुरक्षित स्थानों पर रहेंगे। हालांकि पुरुष मुख्य पात्र ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। टीम 1 साल से बनी हुई है। वह जल्दी ही टीम के विचारों को पहचानने लगा और पुरुष मुख्य पात्र ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। यह एक बुनियादी फिल है। हालांकि वह केवल एक व्यक्ति है जो अपनी पीठ पर बोझ नहीं रखता। बस 2 लोग एक बार में एक खेल खेलते हैं। टीम लियोनार्ड और समय सीमा को खत्म कर दिया। इसके बाद कुछ लोग बाहर जाकर कार्य रिपोर्ट देंगे, सिर्फ टीम के सदस्यों के खर्चों को छोड़कर। और ऊपर की टीम के हाथों के खर्च के बाद हर एक व्यक्ति के हाथ में पैसे का बंटवारा। सिर्फ ट्विंटग फेवे 1000 फिल बचा। स्पष्ट रूप से जीवन संकट में फंस गया। हालांकि यह बड़े हिस्से में विभाजित हो गया। यह इलाज करने वाले नायकों के लिए थोड़ा कठिन है। लियोनार्ड की टीम के प्रदर्शन में धन बढ़ रहा है। अगली बार समान प्रकार की रिपोर्ट। क्या वह धन कमाने में सक्षम होगा? हालांकि पुरुष मुख्य पात्र इसे स्वीकार नहीं करता। पुरुष मुख्य पात्र के प्रश्नों की रिपोर्ट में कितना धन है? लियोनार्ड ने इस बार की रिपोर्ट को बढ़ाया। कुल मिलाकर 12 जेश 33,000 फिल बचा। यह सुनने के बाद कि यह धन राशि है, पुरुष मुख्य पात्र ने अपनी सोच व्यक्त की तो वह इस धन से एक युद्ध समूह बनाने वाला है। हालांकि युद्ध समूह बनाने के लिए उसे योगदान देना होगा। 68,000 फिल के पंजीकरण खर्च के अलावा साथ ही एक और सेट किराए पर लेना आवश्यक है। यह इस बिंदु पर एक घर के अनुसार हो सकता है। इस पुरुष मुख्य पात्र का प्रदर्शन सिर्फ 700 से अधिक फिल बचा। यहाँ तक कि घर में कोई है, इसलिए वह कम कीमत पर पकड़ सकता है। पुरुष मुख्य पात्र का लक्ष्य बनना है अत्यधिक बुरे जादूगरों के सबसे शक्तिशाली अन्वेषक, और इसके वर्तमान में एक सीधा कदम जारी रखने के लिए उन लोगों को काम नहीं करना चाहिए। यह जल्दी से एक बार युद्ध समूह बनाने के लिए और फिर सीधे देश से कार्य प्राप्त करें। और देश भी अधिक नागरिकों को अन्वेषक बनाने की उम्मीद करता है। उनके पास पर्याप्त ताकत और मूल्य है। वे निश्चित रूप से देश द्वारा एक मानक विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल होंगे जब तक कि यह उच्च स्तर के कार्य प्राप्त करने के लिए नहीं कहा जाता। यहाँ तक कि देश उन्हें एक बार सहायता धन भी दे सकता है। पुरुष मुख्य पात्र की योजना के अनुसार लियोनार्ड के पास कुछ विचार हैं। हालांकि योद्धा लियोनार्ड इस पुरुष मुख्य पात्र के पास हैं। सिर्फ टीम के सदस्यों की स्थिति। वह बस अपनी पूंजी को छोटे समूह से निकालता है। यहाँ तक कि टीम के सदस्यों की स्थिति। टीम के सदस्यों ने केवल पुरुष मुख्य पात्र के अनुरोध का उत्तर दिया। हालांकि कुछ लोग अभी भी युद्ध के बाद थक गए हैं। वह अगले दिन फिर से युद्ध समूह के नियमों का अध्ययन करने की उम्मीद करता है। इस पुरुष मुख्य पात्र के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, सीधे जल्दी से जवाब दिया। दूसरे दिन का इंतजार कर सकते हैं, जिन्हें अचानक से जमीन पर पुरुष मुख्य पात्र मिल गया। कैसे अपने दोस्तों को धोखा देकर खुद को बचाएं? बस जादू का उपयोग करके इस कुत्ते पुरुष पर नियंत्रण रखें, फिर उन्हें बंडल बनाकर उस महिला व्यापारी को दे दिया। इस तरह से खुद को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से पहले भी उन्हें तंग करना होगा। दिल की गुस्से को एक बार सुलझा लें। असल में यहाँ कुछ समय पहले पुरुष मुख्य पात्र ने योद्धा से यह जाना कि वह नेता है, क्योंकि निवेश की असफलता के कारण सड़क पर दौड़ने की स्थिति। दूसरों की पहली प्रतिक्रिया, और यह जीवित नहीं है, बल्कि यह एक हल्की आवाज में हंसकर कहा, एक बार सोचें कि उस रास्ते पर फिर से क्या होगा। वास्तव में ऐसा ही करने का प्रयास करेंगे। वह हंसने की सोचता है, अगर लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो क्या होगा। इस पुरुष के बारे में भी सांस नहीं लेना चाहिए, बस उसे तय करना है कि वह किस दिशा में जाएगा। उसे भी इस कुत्ते पुरुष के एक टुकड़े पर ध्यान देना चाहिए। पुरुष मुख्य पात्र ने उसे जल्दी से छोड़ दिया। क्या यह संभव है कि एक टुकड़ा उसे समझा सके? बस उसे वापस नहीं लाना है। यह सब कुछ है, इसलिए उन्हें भी इस बिंदु को स्पष्ट करना चाहिए। इसलिए फिर से योजना बनानी चाहिए और फिर उन्हें दोनों को रोकना चाहिए। किसी को यह नहीं पता कि वह भी सुरक्षित है। बस इस पुरुष को यह समझना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए। पुरुष मुख्य पात्र ने उसे एक पूर्वानुमान दिया, अपने पीछे खुद को धोखा देने वाले लोगों का सामना करना। वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। उनकी स्थिति के लिए हजारों बार माफी मांगना। बहुत जल्दी दोनों लोग एक साहसी के पास पहुंच गए और आगे बढ़ने की पहली बात। पुरुष मुख्य पात्र ने खुद को एक सलाह दी, बस उसे मदद करने की जरूरत है और भागने वाले दोस्तों से बस 200,000 फीलर की रिपोर्ट हो सकती है। यह शब्द सुनकर सभी लोग चौंक गए। इस भारी दबाव का सामना करना बहुत जल्दी एक मजबूत छोटी टीम ने नीचे उतर लिया। यह 2 लोगों के लिए बचने का स्थान है। पुरुष मुख्य पात्र भी साफ नहीं है, बस यह जानता है कि दोनों लोग निश्चित रूप से कल रात से बाहर हैं और इसके अलावा यह भी एक कदम आगे है। उस समय तक कोई घोड़ा नहीं था। आखिरकार यह जानने के लिए बहुत दूर नहीं है। पहली छोटी टीम ने भी संपर्क तोड़ दिया और यह भी एक श्रृंखला की प्रतिक्रिया शुरू कर दी। पुरुष मुख्य पात्र ने फिर से भगवान से संपर्क किया। व्यापारी ने पहले ही कुछ लोगों को छत पर भेज दिया, लेकिन यह समय है। फिर भी एक अज्ञात व्यक्ति ने पुरुष मुख्य पात्र को ढूंढ लिया। वह अपने लक्ष्य की दिशा में जाने का इरादा रखता है। बस कल उसने दोनों को पकड़ लिया, लेकिन शक्ति कुछ कम है।
इसलिए वह पुरुष मुख्य पात्र की मदद की उम्मीद करता है, भले ही रिपोर्ट थोड़ी कम हो। और यह शब्द एक बार फिर पुरुष मुख्य पात्र ने सीधे आधे मूल्य की रिपोर्ट की। यह उसके और उसके पूर्वानुमान के बीच 150,000 का अंतर है, लेकिन पुरुष मुख्य पात्र ने उसे खा लिया। कोई बात नहीं कि कैसे मूल्य बताने के लिए शुरू होता है, नहीं तो वह भी कर सकता है, बस क्योंकि वह पुरुष मुख्य पात्र के साथ है। बिल्कुल ज्यादा विकल्प नहीं है। और अगर वह नहीं निकलता है, कुत्ते के बच्चे ने फिर से पुरुष मुख्य पात्र से कहा। और फिर वह बाहर निकलने से पहले पुरुष मुख्य पात्र ने खुद को एक समस्या का सामना किया। कुत्ते के बच्चे और जिनी पहले शहर के दरवाजे पर पहुंच गए और इसी समय भागने वाले कुत्ते पुरुष अभी एक गांव में ठहरने की तैयारी कर रहे हैं। अवधि लाल बालों को भी आराम से रखे और फिर भी वह उन पर बात करने का इंतजार नहीं कर रहा। लाल बालों के पीछे दो लोग हैं जिन्हें लाल बालों के बारे में पूछना चाहिए। आंखों से लाल बालों को भी निवेश की असफलता का सामना करना चाहिए। इस तरह की बातें एक साथ पुरुष मुख्य पात्र ने उसे धोखा देने के लिए कहा। असल में जो कहा गया था वह निवेश की असफलता नहीं है। लाल बाल वास्तव में इसलिए हैं क्योंकि वे उच्च लाभ के लिए हैं, अगर नहीं तो वे रक्तपात का शिकार होंगे। यह इतना जल्दी नहीं होगा। आंखों में सच्चाई छिपी है, लाल बालों वाला नहीं छिपा। वह बड़ा चिल्ला रहा है, लेकिन पुरुषों को समझ नहीं आ रहा। उसका दबाव बहुत बड़ा है क्योंकि वह टीम का नेता है। कुछ पैसे लेकर बहस करना और फिर क्या हुआ? दरअसल वह एक पुरुष का सहायक है। क्या उसके पास कोई संपत्ति है? जगह पर सभी ने सोचा नहीं। सामान्य समय में वह एक असली मजबूत पुरुष की तरह दिखता है। वास्तव में ऐसा एक पक्ष है, विशेष रूप से वह गिल्ड की गहराई महसूस करता है। आपको यह जानना चाहिए कि सामान्य समय में वह पुरुषों को नहीं छोड़ता। तब उस समय का पुरुष एक ही समय में 2 बार नहीं छोड़ता, लेकिन वह वर्तमान में वास्तव में विपरीत है। इस समय सुनहरे बालों वाले को लाल बालों की जरूरत है। शब्दों में पुरुषों का प्रदर्शन, बस आपको उसकी जगह लेना है और वह मारा जाएगा। वह पुरुष हो सकता है, लेकिन महिलाएं समानता की प्रतीक हैं। यह नहीं हो सकता क्योंकि सामने वाली लड़की है। बस हाथ नीचे छोड़ने का। इस पुरुष का यह सच में बुरा है। सीधे सुनहरे बालों वाले ने अपनी असली आंखें दिखा दी। सुनहरे बालों वाले के खिलाफ आना पहले से ही देर हो चुका है। वह गुस्से में है। पुरुष जानता है कि उसने क्या किया। आपको यह जानना चाहिए कि वह आत्मा का उपयोग कर रहा है, लेकिन वह बैठने वाला है और पुरुष वास्तव में ध्यान नहीं दे रहा है। वह पुरुष का सामना कर रहा है, लेकिन यह सार्वजनिक अपराध है। राज्य कानून के अनुसार यह अपराध बिना किसी नियम के किया जा सकता है। बात करने के लिए, निगरानी करने के लिए उन्हें 2 कुत्तों का सामना करना चाहिए। हालांकि यह एक गंभीर अपराध है, लेकिन 10 साल की सख्त मेहनत, अनुमानित रूप से वे मरने वाले हैं, यहाँ तक कि अच्छे लोग भी। पुरुष और कंधे से कंधा मिलाकर वह अभी भी दिल से इस कुत्ते के लिए है। अच्छा भविष्य चुने। बातचीत में एक शानदार नीले रंग की घोड़ी अचानक सामने रुक गया, ऊपर नीचे आया। काम करने वाले भयानक पुरुष, और वह वास्तव में सबसे बड़ा काला गिल्ड का युवा सहायक है, क्योंकि उसके पास एक चरम द्वैध है। उसे पागल छोटे कुत्ते के रूप में जाना जाता है और छोटे कुत्ते को पुरुषों द्वारा बुलाया गया। वास्तव में वह जल्दी ही पहुंच गया। लाल बाल पहले ही पैसे खर्च कर चुके हैं। यह अपने आप को वापस लाने के लिए है। वह तब छोटे कुत्ते को बुलाएगा। तैयार रहें कि पीछे के कुत्ते काले गिल्ड को दे दो। फिर से इस नोट को अपने नुकसान में डालें। शब्दों में लाल बालों वाले दोनों ने अचानक झटका दिया। इस पुरुष के लिए यह अच्छा है, उनके लिए यह कठिन है। आपको यह जानना चाहिए कि यह वातावरण में बुरा है। पर्वत की गुफा में 10 साल। अपराधियों की जीवन दर केवल क्षेत्र में 2% है, लगभग उसी के नीचे एक। संभवतः अच्छे दिल वाले लोग खरीदने वाले हैं। यह निश्चित रूप से जीवित रहने की दर और भी अधिक है। बिना देखे कुत्ते की स्थिति। छोटे कुत्ते ने 2 लोगों का अनुमान लगाया। $600,000 फियर का मूल्य। हालांकि यह थोड़ा कम है, लेकिन किसने हाल ही में सिखाया? एक भी खरीदने की अनुमति नहीं है। अगर इस समय छोटे कुत्ते ने उच्च मूल्य का कुत्ता खरीदा तो क्या वह सफेद हो जाएगा? पुरुष को बिना किसी आशंका के छोटे कुत्ते को यह सोचने की जरूरत है, लेकिन वह पुरुष को 1 सेकंड भी नहीं छोड़ता। वह मूल्य को $1,100,000 तक बढ़ा देगा और छोटे कुत्ते भी अभी भी झटका दे रहे हैं। वह वास्तव में एक सांस है। वह मूल्य को $1,500,000 तक बढ़ा देगा और पुरुष इसलिए ऐसा जीवन जीता है। वास्तव में यह भी एक बुरा संकेत है। वह बाहर घोषणा करेगा कि वह छोटा है। ये 18,000 में खरीदे गए कुत्ते पुरुष और महिलाएं हैं। इस तरह एक बार में इस समय में सामान्यतः मूल्य की पहचान करने वाले छोटे हैं। उच्च कीमत पर खरीदे गए लोग निश्चित रूप से शहर में धनी लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। फिर से कुत्ते और महिलाएं भी बहुत युवा हैं। लंबा होना भी अच्छा लगता है। फिर से इस टोकन को उधार लें। छोटे कम से कम उन्हें पकड़ सकते हैं। 9,000 की उच्च कीमत बेचें। इस तरह एक बार में दोनों लोग जीत सकते हैं। इस समय छोटे भी पुरुषों द्वारा पकड़े गए हैं। बड़े ने कहा कि वह डर गया है। वह यहाँ तक कि सीधे पुरुषों को पकड़ने की सोचता है। काले गिल्ड में शामिल हो गए। फिर से पुलिस ने चेतावनी दी। चारों ओर गिरने वाले खतरनाक लोग। छोटा सीधे पुरुषों को सोने का प्रस्ताव देगा। देखो, बड़े ने पहले ही तय कर लिया है। डरने वाले पीले बालों वाले लोग मदद मांगते हैं। उन्हें एक चेहरा देखना असंभव है। पीले बालों वाले भी नीचे गिर गए। बड़ा गिल्ड बस एक जीव है।
हर बार महत्वपूर्ण समय पर वे उपयोग नहीं करते। सिर्फ यही है और नहीं खोला गया है। नहीं मरना सब कुछ नहीं है। बस इस तरह पीले बालों के असंभव गुस्से में यह मामला भी गिर गया है। दूसरे दिन तक पहुंच गए। वास्तविक रूप से पकड़े गए गिल्ड। निर्णय घर लौटने का। हालांकि पुरुष फिर से 3 बार पकड़ने का, लेकिन कोई बात नहीं। गिल्ड की सोच पहले से तय है, देखते हुए पुरुषों के पीछे हटने का। गिल्ड भी नहीं जानता कि वह वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। लगभग इतना लंबा समय से पीले बालों वाले वास्तव में पसंद करने वाले लोग वास्तव में पुरुष हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पुरुषों की मांग की दिशा हर कोई एक जैसा नहीं है। किससे डरना है? यह सब सिर से शुरू होता है। उसकी नजरों में यह बस ऐसा है जैसे एक सुअर की त्वचा। यह निश्चित रूप से एक रास्ता है। पुरुष केवल एक आकस्मिक स्थिति में एक टोकन बनाते हैं। इसलिए दूसरे दिन बस एक अद्भुत जीव के साथ एक लड़की आगे आने का प्रयास। सामान्य से श्रेणी के खोजकर्ताओं, उसके हाथ में वास्तव में कोई प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। बस पहले लड़की के आने से पहले पुरुष मूल रूप से एक नए टोकन के रूप में, सिर्फ इसलिए कि समान स्तर की पर्याप्तता और हाथ में गलत खोजकर्ता, सामान्यतः पहले से ही शामिल टीमों या युद्ध समूह। बस एक तरफ का गिल्ड, वह भी पुरुषों की खोज नहीं कर रहा है। वह एक पूरे दिन पुरुषों के पास रहता है, बस उसे खींचने की सोचता है, खुद को अपनी टीम में शामिल करना, देखना पहचानना। गिल्ड एक नीला बिजली भेड़िया समूह का नेता। हर सदस्य में एक अद्वितीय शक्ति है। श्रेणी की टीम में यह कहा जा सकता है कि संख्या 1-2 की उपस्थिति है, लेकिन पुरुषों के बारे में कहने के लिए वह अन्य लोगों को निर्देशित करने की संभावना नहीं है, सिवाय उसे नीला बिजली भेड़िया समूह का नेता बनाने के। समूह का नेता गिल्ड के सभी लोग बेवकूफ हैं और वह नहीं सोचता कि अपने सदस्यों में से एक दूसरे के समान है। सभी सहमत समूह के नेता को इस नियम को बदलने के लिए पुरुषों के बारे में भी सिर्फ बात करते हैं। और भी इस समय एक आवाज अचानक पीछे से प्रकट होती है। यह एक बार में सभी लोगों की चेतावनी को उठाता है, सिर्फ इसलिए कि मैदान में कोई भी महिला नहीं है। उसने यह सोचकर कि वह टीम में शामिल होना चाहती है, और यह एक 6 श्रेणी की संकेत के बाद पुरुष भी उत्सुकता से आए, क्योंकि वह पहले सबसे अधिक निराश है। बस यह है कि टीम में कोई संकेत नहीं है। एक बार जांच के बाद गतिविधि भी सुरक्षित है, और फिर पुरुषों से पूछता है बनने का कारण खोजकर्ताओं का क्या है, लेकिन वह गिनी को नहीं दिखा सकता। उसके लिए खोजकर्ता में कोई उत्साह नहीं है। उसके पास उत्साह केवल उस भयानक राक्षस के लिए है। वह तो बस पुरुष मुख्य पात्र है। यह केवल उसके दादा दादी के कारण है कि वह उस भयानक राक्षस के साथ एक लड़ाई में नहीं गया। दाहिने हाथ को मौके पर तोड़ दिया गया। पुरुष मुख्य पात्र तो यह भी सोचता है कि वह एक रिपोर्टर है, लेकिन उसने गिनी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। पुराना एक टुकड़ा की प्रशंसा वह कभी नहीं करता। वह केवल अच्छा है। वह पहले से ही उस व्यक्ति के लिए सबसे मजबूत खोजकर्ता का भयानक राक्षस, जैसा कि आज है, यह किस तरह का है, भले ही वह दादा दादी का हो, वह फिर भी पुरुष मुख्य पात्र का भयानक राक्षस है। अब वह पहले ही दुनिया से जा चुका है। पुरुष मुख्य पात्र ने भी नहीं सोचा कि गिनी इस तरह की बात कहेगी, लेकिन साथ ही यह भी उसे अच्छा लगता है कि उसके सामने का दादा दादी कौन है। क्या वह सुन सकता है कि सिया के बाद जगह पर सभी लोग स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि यह केवल पहले से ही सबसे मजबूत हत्यारे का नाम है। केवल कहना है कि किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, वह सभी को मार सकता है, और वह और भी रचनात्मक है। अंधे हत्यारे के शिक्षकों की पहली पीढ़ी और एक तरफ का टुकड़ा शब्दों का अनुभव कुछ अच्छा नहीं है। वह केवल महसूस करता है कि गिनी ने कहा, भले ही वह इस परिवार को एकत्रित कर चुका है। उच्च गुणवत्ता वाले खोजकर्ताओं का संघ। खोजकर्ताओं का स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है, और जब तक कि वह वास्तविकता का एक जवाब नहीं दे, वह भी सीधे नहीं छिपा। खुद को हल करने के लिए उसे बहुत जल्दी लौटने की आवश्यकता है। देखने के लिए गिनी की शक्ति इस तरह की है। पुरुष मुख्य पात्र तुरंत उसे पकड़ लेता है, और फिर वह यह सुनता है। गिनी इस तरह की केवल महसूस करता है कि उसका पेट भरा हुआ है। पुरुष मुख्य पात्र भी केवल पहले उसे खाने के लिए कहता है। केवल यह नहीं कि पुरुष मुख्य पात्र को अजीब लगता है, जो खुद से कहता है कि यह केवल एक सामान्य जलती हुई टोकरी है। गिनी फिर से खा जाता है। वास्तव में यह सोचना मुश्किल है कि वह सबसे मजबूत हत्यारे का बेटा है, और गिनी भी इन चीजों की परवाह नहीं करता। वह पुरुष मुख्य पात्र की पहली नजर में उसे देखता है। केवल उसके दोनों आंखों की चमक निकलती है। लक्ष्य के लिए कोई भी हाथों की आंख। उसके दादा दादी ने पहले ही कहा, हजारों लोग नहीं कर सकते और भयानक राक्षस से संबंधित हैं, क्योंकि सही लड़ाई निश्चित रूप से जीत नहीं सकती। और यह बात वह वास्तव में जल्दी भूल जाता है। अब केवल यह देखना है कि पुरुष मुख्य पात्र की आंखें बस उसे नीचे की ओर सोचने के लिए कहता है। असल में वह दादा दादी के मार्गदर्शन में गिनी को एक प्रसिद्ध अंधे हत्यारे के रूप में, हालांकि अभी तक वह बी श्रेणी में नहीं है, लेकिन वह वास्तव में पहले से ही एक अत्यधिक उत्कृष्ट अंधे हत्यारे हैं। वह अंधे हत्यारे के परीक्षण में हो सकता है। वह पूरी तरह से अपनी शक्ति को गिरा चुका है, और वह दादा दादी के शिक्षण से उसे मारने के लिए यह एक पीढ़ी के नेता को रोक सकता है। और वह भी नहीं देखता है कि वह कहाँ पड़ता है।
इसलिए वह उसे अंधे हत्यारे के संघ में नहीं जाने देता और फिर अंधे हत्यारे के संघ में हमेशा अकेले रहकर रहस्यमय समूह, लेकिन निकट भविष्य में वह देश के राजदूत में शामिल होगा। बातचीत में कोई भी नहीं हो सकता। अब शिक्षकों का संघ धीरे धीरे मुख्य रूप से सक्रिय हो रहा है। सरकारी मान्यता के लिए एक कानूनी संघ। यहाँ पुरुष मुख्य पात्र भी बहुत चौंक जाता है। वह नहीं सोचता कि गिनी वास्तव में इस तरह के विस्फोटक स्थिति उसने उसे बताया, और गिनी भी एक दिन का ही है। पूर्ण रूप से नहीं जानता कि स्थिति की गंभीरता। यह केवल दर्शाता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो पुरुष मुख्य पात्र को बनाने के लिए बहन का वह सामने आएगा। भले ही वह पुरुष मुख्य पात्र से फेवे साल बड़ा है, स्वाभाविक रूप से वह बहन के लिए बन गया। यह केवल पुरुष मुख्य पात्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब काम की जल्दी वह गिनी की ताकत की परीक्षा लेना चाहता है, क्या वह उसकी सहायक क्षमता के लिए उपयुक्त है, जो लाभ लाने का प्रभाव केवल वह स्वाभाविक रूप से समय में दूसरों की विशेषता को बढ़ा सकता है, लेकिन संबंधित भी उसे शरीर की आदतों को सीखने की आवश्यकता है। जैसे कि वह पहले के दोस्तों की तरह बस 15 दिन बाद ही वह खुद को चला सकता है, इसलिए उसे कुछ वास्तविक करना होगा। यह पुरुष मुख्य के लिए जीनी का काम है। यह बस जंगल में बदलने वाले खरगोश को पकड़ने के लिए है। यह केवल उसके द्वारा प्रदर्शित परिणाम है। यह बाईं और दाईं टीमों के पीछे की गतिविधियों को दिखाएगा। जिनी को अपनी शक्ति पर बहुत विश्वास है, जबकि वह लगातार धोखा देने के लिए सहमत हो गया। पुरुष मुख्य ने तुरंत उसे एक बफ दिया। परिणाम यह होगा कि उसकी सभी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। यह केवल एक क्षण है। उसे अपने शरीर में बहुत हल्का महसूस हुआ और शक्ति उसके शरीर के अंदर लगातार प्रवाहित होती रही। और जब पुरुष मुख्य ने घोषणा की, वह तुरंत अपनी पूरी ताकत को प्रदर्शित करने लगा। पुरुष मुख्य की मांग है 10 सेकंड के भीतर एक खरगोश पकड़ना। देखने के लिए इस संख्या के पुरुष मुख्य भी चौंक गए, क्योंकि शुरू से अब तक 60 सेकंड से अधिक हो चुके हैं। पहली बार संपर्क बढ़ाने का प्रभाव तो वह इस तरह की स्थिति में अनुकूलित कर सकता है। देखने में जीनी सच में एक टैलेंट है, इसलिए आंखों के नीचे अब और परीक्षण की आवश्यकता नहीं है और इसे पहले पूरा करने के लिए किया जा सकता है। जिनी मूल रूप से ऐसा ही है। यह एक गहरी खाई में मर्डर मैन है, फिर भी पुरुष मुख्य केवल उसे कुछ उपहार देने के लिए छोड़ देता है। यह केवल पुरुष मुख्य के देखने के लिए है। यह कार्य जीनी के लिए मुख्य कार्य के रूप में किया गया है, फिर अनुकूलित नहीं किया गया। एक दिन की घोड़ी पर बैठने के बाद वे वास्तव में पहले एक यात्रा गृह की तलाश कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक मिला, फिर भी अच्छा नहीं है। अजीब बात है, कई घरों में सभी मेहमान हैं, अंत में अच्छा नहीं है। एक घर मिला, परिणाम केवल एक कमरे में रह गया। पुरुष मुख्य वास्तव में जमीन पर सो रहा था, फिर बिस्तर को जीनी को दे दिया, फिर भी जीनी का ध्यान नहीं गया। क्या बिस्तर इतना बड़ा नहीं है? सोने में अच्छा नहीं है, और वह एक बड़ी बहन के रूप में कार्य करता है, एक निश्चित रूप से अच्छा दिखता है। उसे इस छोटे भाई को इससे कोई भी निराश नहीं है। और परेशान करने वाला पुरुष मुख्य केवल पहले दौड़ने के लिए स्नान करने के लिए। इसी तरह पुरुष मुख्य स्नान करके बाहर आया। वह अचानक जीनी को सही तरीके से देखता है। उसे देखकर वह थोड़ा चौंका। जीनी ने वास्तव में पुरुष मुख्य के शरीर को प्रशिक्षित किया। संपूर्णता वास्तव में एक जंगली जानवर की तरह है, लेकिन अफसोस यह है कि यह निश्चित रूप से इस शरीर के लिए बनाना चाहिए। पुरुष मुख्य ने सामान्य लोगों की तरह प्रयास किया। कोई बात नहीं, पुरुष मुख्य कैसे भी हो, बिल्कुल यह तय नहीं है कि वह वास्तव में सबसे खतरनाक खोजकर्ता बन सकता है। प्रयास हमेशा नहीं होता। यह एक स्वर्गीय व्यक्ति की तरह हो सकता है। यदि पुरुष मुख्य का पेशा उसके दादा के समान है, यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह वास्तव में सबसे खतरनाक खोजकर्ता बन सकता है। शब्द पुरुष मुख्य चुपचाप नहीं बोलता, यह केवल जीनी को आंखें बंद करने के लिए। फिर उसने एक इशारा किया और उसे मार दिया। यह निश्चित रूप से बहुत अधिक है। एक बार में देर रात आना। एक आदमी अकेला बैठा हुआ है। जीनी की बात वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन केवल एक चीज है, वह निश्चित रूप से एक राजा बन जाएगा। यह बिल्कुल वही है जो मैंने सबसे खतरनाक पुरुष मुख्य को देखा। केवल जीनी नहीं सोचता कि वह पैसे के लिए उसके संबंध में है, वह निश्चित रूप से उस महिला के सामने है। उसने उसकी आंखों में विस्फोट कर दिया और जानना चाहिए कि वह बहुत पहले है। जीनी की लड़की वास्तव में पुरुष मुख्य की छोटी बहन है। इसलिए पुरुष मुख्य ऐसा नहीं कर सकता। वह अभी भी उसके द्वारा कार्य करने के लिए इस गांव में आता है। गांव के प्रमुख के अनुसार आसपास के समूह में लगभग 20 लोग हैं। जैसे कि अब तक के गांव में पहले से ही एक विषाक्त हाथ है। न केवल धन की चोरी की गई, यहाँ तक कि सभी युवा लड़कियां भी पकड़ी गईं। शब्द पुरुष मुख्य और अधिक नहीं कहता। यह केवल गांव के प्रमुख को एक बार फिर से रिपोर्ट करने के लिए है। निर्धारित धन 20 लाख है। काम पूरा होने के बाद फिर से 3 लाख। शायद स्थिति बहुत गंभीर थी। ग्राम प्रधान ने बिना कुछ कहे टूह हरणघेड ठौसांड फिल की जमा राशि दे दी। नोएल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। वह तुरंत जिनी को लेकर डाकुओं के ठिकाने की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी ग्राम प्रधान की बेटी अचानक नोएल के पास आ गई। दरअसल वह नोएल को विदा करने आई थी। पिछली बार जब वे अलग हुए थे, तब से उसने नोएल द्वारा दिए गए बांस के ड्रैगन फ्लाई को संभाल कर रखा था। हालांकि वह थोड़ी शर्मा रही थी, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके नोएल के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। और लड़की को शर्मिंदा होकर भागते हुए देखकर नोएल स्पष्ट रूप से इसका आनंद ले रहा था।
जल्द ही दोनों डाकुओं के ठिकाने पर पहुंच गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि लक्ष्य की संख्या 40 से अधिक थी। स्पष्ट रूप से ग्राम प्रधान द्वारा दी गई जानकारी सटीक नहीं थी, और इससे भी बुरी बात यह थी कि डाकुओं का सरदार एक साधारण व्यक्ति नहीं था। नोएल ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह क्लाउन नामक एक वांछित अपराधी था, जिसके सिर पर 2 मिलियन फिल का इनाम था। क्लाउन एक भगोड़ा होने के नाते उसकी प्रसिद्ध तकनीक रैंडम ब्रॉडकास्ट आसपास के दुश्मनों का पता लगा सकती थी। इसलिए नोएल ने जिनी के साथ अलग अलग काम करने का फैसला किया। सबसे पहले जिनी अपनी सांस मिटाने की क्षमता का उपयोग करके अंदर घुस जाएगी, जबकि नोएल पास से स्पिरिट लिंक का उपयोग करके उसे दूर से निर्देश देगा, और एक बार जब जिनी निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएगी, नोएल की योजना को अंजाम दिया जा सकता था। और सरदार को मारने के बाद बाकी छोटे मोटे डाकुओं से निपटना आसान हो जाएगा। असल में वह बस जिनी को अपने आने से पहले डाकुओं को थोड़ा परेशान करने के लिए कहना चाहता था, बस इतना ही। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जिनी सीधे मारना शुरू कर देगी। जब वह पहुंचा तो उसने पहले ही 10 से अधिक लोगों को मार डाला था, लेकिन इसी वजह से बाकी बचे हुए लोगों की संख्या उसके लिए काफी कम हो गई थी। कुछ फायरबॉल के साथ उसने बाकी डाकुओं को भी खत्म कर दिया। आगे कोई संदेह नहीं था। एक नरसंहार के बाद नोएल ने क्लाउन का सिर लेकर अपना काम पूरा किया, लेकिन इससे पहले ग्राम प्रधान ने नोएल और जिनी को रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहा। यह उसकी पत्नी और बेटी ने नोएल के लिए सावधानी से तैयार किया था। इस दौरान ग्राम प्रधान ने अपनी बेटी की कार्य आधारित पहचान का उल्लेख किया, और नोएल की एक छोटी प्रशंसक के रूप में लड़की स्पष्ट रूप से एक उत्कृष्ट खोजकर्ता बनना चाहती थी। इस पर नोएल ने कुछ भी नहीं छिपाया और उसे खोजकर्ता बनने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया। यह सुनकर लड़की खोजकर्ता बनने के लिए और भी उत्सुक हो गई। वह भविष्य में नोएल की टीम में शामिल होने की भी उम्मीद करती थी। नोएल ने निश्चित रूप से मना नहीं किया, हालांकि शर्त यह थी कि उसे पर्याप्त मजबूत बनना होगा और भविष्य में उसे नोएल जैसे व्यक्ति से निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन जब लड़की उम्मीद से भरी हुई थी, ग्राम प्रधान और उसकी पत्नी ने विशेष रूप से अपनी कई सालों से रखी हुई रेड वाइन निकाली। कहा जाता है कि इसकी कीमत 100,000 फिल थी। यह देखकर नोएल ने वाइन ग्लास को थोड़ा हिलाया। यह दर्शाता है कि यह वास्तव में एक अच्छी वाइन थी। हालांकि मेहमान होने के नाते पहले ऐसी अच्छी चीज का आनंद लेना स्पष्ट रूप से असभ्य था, इसलिए उसने सोचा कि पहली चुस्की ग्राम प्रधान को लेनी चाहिए। यह सुनकर ग्राम प्रधान का चेहरा तुरंत बदरंग हो गया। उसने बार बार हाथ हिलाकर कहा कि वह शराब नहीं पीता। तो यह अजीब था, अगर वह शराब नहीं पीता था तो ग्राम प्रधान ने इतनी महंगी शराब क्यों खरीदी? क्या यह कप वास्तव में जहर वाली शराब थी? हालांकि नोएल ने पहले ही अपनी बात स्पष्ट कर दी थी, लेकिन ग्राम प्रधान ने अभी भी कहा कि उसके पास जहर देने का कोई कारण नहीं था। हालांकि इस तरह के घटिया बहाने के लिए नोएल अच्छी तरह जानता था कि दूसरा पक्ष क्या चाहता था। वह यह था कि अगर वह मर जाता तो ग्राम प्रधान को न केवल इनाम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह उनके उपकरण और संपत्ति भी हड़प सकता था। यह एक तीर से 2 शिकार करने जैसा था। यह देखकर कि ग्राम प्रधान अभी भी चालाक था, नोएल ने सीधे अपनी खोज की खामियों को बताया। पहला यह कि ग्राम प्रधान जैसा व्यक्ति जिसने डाकुओं की संख्या के बारे में झूठ बोला था और इनाम के बारे में मोल भाव किया था, अपने लिए 100,000 फिल की अच्छी शराब नहीं निकालेगा। दूसरा यह कि यह शराब की बोतल बिल्कुल सस्ती है। इन 2 बातों से ही यह साबित होता है कि मुखिया ने पहले जो कुछ भी कहा वह सब बकवास था। बेशक एक आखिरी बात भी थी, वह यह कि जब मुखिया ने रेड वाइन का जिक्र किया तो अनजाने में ही उसके चेहरे पर हत्या का भाव आ गया। ऐसी घटिया एक्टिंग, यहाँ तक कि जिनी जैसी भोली लड़की ने भी इसे तुरंत भांप लिया। अब जब बात यहाँ तक आ गई थी तो मुखिया ने भी हार मान ली। उसने कहा कि नोएल का यह आरोप पूरी तरह से निराधार है। यह देखकर कि दूसरा पक्ष अभी भी अड़ा हुआ है, नोएल को उसे पहले यह रेड वाइन पीने के लिए कहना पड़ा, लेकिन इन शब्दों ने मुखिया को तुरंत शर्मिंदा और क्रोधित कर दिया। उसने तुरंत नोएल को इस घर से बाहर निकलने के लिए डांटा। हालांकि नोएल ने भी उसे बख्शा नहीं। उसने सीधे अपनी असली धमकी देने की क्षमता का इस्तेमाल किया, जिससे मुखिया को सच बोलने पर मजबूर होना पड़ा। नोएल की बात सुनकर, जो उसके कहे अनुसार ही थी, उसकी बेटी सबसे अविश्वसनीय थी। पता चला कि वह शुरू से ही धोखे में थी। लड़की के हैरान चेहरे को नजरअंदाज करते हुए नोएल ने अपनी उंगली उठाई और मुखिया की दाहिनी आंख में डाल दी। हालांकि मुखिया इस समय दर्द से कराह रहा था और दया की भीख मांग रहा था, लेकिन नोएल का उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं था और मुखिया के लिए जीवित रहना वास्तव में बहुत आसान था। उसे बस अपनी सारी संपत्ति सौंपनी थी। हालांकि मुखिया किसी भी बात पर सहमत नहीं हुआ। नोएल ने कहा कि चूंकि बातचीत टूट गई है तो मुखिया के लिए आगे अंतहीन अंधेरा इंतजार कर रहा है, और इसी जीवन मृत्यु के मोड़ पर मुखिया अचानक चिल्लाया कि उन्होंने गैंगस्टरों से पैसे उधार लिए थे। अगर वे समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो उसके पूरे परिवार को मरना होगा। लेकिन नोएल को उसकी इतनी परवाह क्यों होगी? आखिरकार उसका आदर्श वाक्य 1000 गुना बदला है। चूंकि मुखिया ने उसे मारने का इरादा किया था तो अब किस माफी की बात करें। हालांकि जैसे ही नोएल ने आगे बढ़ने की तैयारी की, मुखिया की बेटी ने सारी संपत्ति बाहर निकाल दी। कुल लहत 120,000 फिल। बस नोएल से अपने पिता को बख्शने की भीख मांगी। सामान्य परिस्थितियों में नोएल इस समय न केवल पैसा बल्कि जान भी चाहता था।
7 स्टार्स। हालांकि एक प्रशंसक कम हो गया और एक दुश्मन बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसे पैसा मिला, नोएल का मूड अभी भी बहुत अच्छा था। आखिरकार उसने पहले ही यह समझ लिया था कि दुनिया में सबसे मजबूत बनने के लिए उसे ऐसे दर्द से गुजरना होगा जिसे आम लोग सहन नहीं कर सकते। हालांकि जब नोएल और जिनी झगड़ते हुए वापस जा रहे थे, अचानक आसमान में एक उड़ने वाला जहाज उड़ गया। उस पर 7 स्टार्स का 3rd स्टार प्रतीक था, ब्लैक माउंटेन इवनिंग डिनर पार्टी बैटल ग्रुप का प्रतीक तथा कथित 7 स्टार्स सम्राट द्वारा मान्यता प्राप्त सबसे मजबूत युद्ध समूह है। 7 सीटों पर 7 अलग अलग युद्ध समूहों का कब्जा है और युद्ध समूह की क्षमता और हमलों के आधार पर सबसे कमजोर 3rd स्टार से सबसे मजबूत 1st स्टार तक। हालांकि कोई भी हो जो उस उड़ने वाले जहाज में रहता है, वह दुनिया के शीर्ष पर सबसे मजबूत खोज करता है। नोएल ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी खूबसूरत होने के कारण न केवल आवारा पुरुषों द्वारा परेशान की जाती है, बल्कि टीम के सामंजस्य के लिए उसे काली मोजे वाली बहन के पागल मजाक को भी जबरदस्ती सहना पड़ता है। ठीक है, जिनी को डांटने के बाद नोएल उसे मूल्यांकन कक्ष गिल्ड में ले गया। वर्तमान में जिनी अपनी वर्तमान स्तर की सीमा तक पहुंच गई है। उसे अपग्रेड करने के लिए यहाँ आना होगा, क्योंकि एक बार जब एक खोजकर्ता अपग्रेड की शर्तों को पूरा करता है तो उसके हाथ या छाती पर एक छाप दिखाई देगी। एक सी रैंक हत्यारे के रूप में जिनी के पास विकास के 4 रास्ते हैं। वे फ्रंट लाइन के लिए डार्क असैसिन और इंट्रोगेटर हैं, साथ ही बैकलाइन के लिए चेजर और रंबल। हालांकि टीम की भविष्य की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए नोएल ने जिनी को एक नया साथी मिलने के बाद विचार करने का सुझाव दिया। यह सुनकर जिनी थोड़ी हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी और को इस छोटी टीम में शामिल किया जाएगा। बाद में नोएल उसे हथियार की दुकान पर ले गया और कौशल किताबें बेचने वाली किताबों की दुकान पर भी। जिनी के लिए उपयुक्त कौशल पुस्तक चुनने के लिए दुकानदार को निर्देश देने के बाद नोएल ने दूसरी किताबों की दुकान देखने का फैसला किया। जाने से पहले नोएल ने विशेष रूप से जिनी को याद दिलाया कि उसका बजट केवल 19 मिलियन फिल था, तुम फालतू चीजें मत खरीदना। हालांकि केवल 2.5 घंटे बाद जिनी खुशी खुशी सामान से लदी हुई लौट आई। उसके हाथ में एक बड़ी गुड़िया थी और एस थंद्रखेट ठोसांड फिल की एक कौशल पुस्तक। कौशल का प्रभाव यह था कि फेंकी गई वस्तुएं दुश्मनों की रक्षा क्षमता को आधा कर सकती थीं। इसके अलावा भालू की गुड़िया की कीमत 200 ठोसांड फिल थी। उसकी तुलना में नोएल ने कुछ भी नहीं खरीदा था, बस इसलिए कि उसे एक ऐसी कौशल पुस्तक पसंद आई थी जिससे वह भूतों को तुरंत मार सकता था। उसकी कीमत 6 मिलियन फिल थी। यह बजट से कहीं अधिक था। तभी एक आकृति अचानक बगल से गुजरी। नोएल को देखकर उसने तुरंत कहा कि वह थोड़ी देर के लिए जा रहा है। फिर वह उस आदमी के नक्शे कदम पर चलते हुए गरीब इलाके में आ गई और दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। पता चला कि वह आदमी सूचना देने वाला लोगी था। उसकी क्षमता मिमिक्री थी। वह अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकता था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ वह घुसपैठ न कर सके। और आज वह जो जानकारी लाया था वह नोएल द्वारा उसे पहले दिया गया एक काम था, उस शाही राजधानी के हत्यारे के ठिकाने के बारे में। सही, नोएल जिस नए साथी की तलाश कर रहा था वह शाही राजधानी को हिला देने वाला हत्यारा कठपुतली मास्टर था। पता नहीं किस कारण से नोएल को बहुत यकीन था कि तथाकथित हत्यारा वास्तव में निर्दोष था और जानकारी की सत्यता की पुष्टि करने के बाद नोएल ने काम का इनाम चुकाया। जाने से पहले लोगी ने अपने पुराने ग्राहक को एक अतिरिक्त जानकारी देने की पेशकश की। हाल ही में इस क्षेत्र में एक प्रकार की खराब दवा दिखाई दी है। यह अत्यधिक नशे की लत है और इसके हिंसक दुष्प्रभाव हैं। मूल रूप से यदि यह खतरनाक वस्तु फैलती है तो रुगेलियानो गिरोह चुप नहीं रह सकता, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरनाक वस्तु फैलाने का स्रोत इस गिरोह के अधीन एक व्यक्ति था। इससे नोएल को तुरंत कुछ याद आया। आसपास का प्रबंधन गैम्बिनो गिरोह द्वारा किया जाता है और हाल ही में पूर्व नेता की अचानक मृत्यु हो गई थी और उसके बेटे ने गिरोह का पद संभाला था। जाहिर है गरीब बस्ती की दुखद स्थिति का उससे गहरा संबंध था। दूसरी ओर जिनी, जिसे नोएल ने रेस्तरां में छोड़ दिया था, अत्यधिक खाने पीने से अपनी निराशा व्यक्त कर रही थी और यह दृश्य बैंगनी बिजली भेड़िया गिरोह के सुनहरे बालों वाले आत्मा द्वारा भी देखा गया था। और जैसा उसने कहा था, नोएल को वापस जाते समय एक लंबे बालों वाला भिखारी मिला। उसका रंग रूप बहुत ही असामान्य लग रहा था। लगता है वह दूर से आया हुआ प्रवासी था। गुजरते समय नोएल ने जानबूझकर उसे एक चांदी का सिक्का दिया, लेकिन अगले ही पल नीले बालों वाले ने उसे रोक दिया और नोएल को अपना गिरा हुआ पैसा उठाने के लिए कहा और यह भी कहा कि नोएल जैसी खूबसूरत लड़की इस तरह की गरीब बस्ती में रहना सुरक्षित नहीं था। मूल रूप से यह एक अच्छी सलाह थी, लेकिन इसने नोएल के संवेदनशील बिंदु को सटीक रूप से छू लिया। अपने पुरुष होने की पहचान स्पष्ट करने के बाद उसने सीधे कहा कि उसे वह पैसा नहीं चाहिए। आखिरकार नीले बालों वाले जैसे गंदे व्यक्ति द्वारा छुआ गया पैसा वह उसे अपने बटुए में वापस नहीं रखना चाहता था। यह कहने के बाद नोएल मुड़ा और वहाँ से चला गया। हालांकि
नीले बालों वाले ने अभी भी नोएल को रोकने की कोशिश की, लेकिन नोएल ने उसे एक लात मारकर बाहर निकाल दिया। आखिरकार वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा छुआ जाना नहीं चाहता था जो एक चांदी के सिक्के के लायक भी नहीं था। नोएल के उस घमंड भरे व्यवहार को देखकर नीले बालों वाले को भी किसी की याद आ गई। उसने मुश्किल से खुद को उठाया और फिर एक हाथ में तलवार लेकर युद्ध की मुद्रा में खड़ा हो गया। हालांकि उसका इरादा लड़ना नहीं था, लेकिन इस हद तक अपमानित होने के बाद वह अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। नीले बालों वाले की मुद्रा को देखकर नोएल ने तुरंत पहचान लिया, सामने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इस समय नीले बालों वाले ने नोएल से माफी मांगने के लिए कहा और मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन नोएल नीले बालों वाले की ताकत का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने माफी नहीं मांगी बल्कि उसका मजाक उड़ाया। अब नीले बालों वाले भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उसने सीधे अपनी तलवार निकाली और हमला कर दिया। हालांकि यह हमला बहुत तेज था। नोएल ने और भी तेज प्रतिक्रिया के साथ उसे चकमा दिया। इसके बाद दोनों के बीच कई दौर की लड़ाई हुई। हालांकि नोएल एक अमर दानव है जो बचपन से ही प्रशिक्षित है और उसके पास बहुत सारा युद्ध अनुभव भी है, इसलिए ब्लू हेयर नोएल का मुकाबला नहीं कर पाया। नोएल ने उसे जल्दी ही दूर फेंक दिया। अचानक प्रकट हुए बौने को देखकर नोएल को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि बौना अपनी उंगली में अंगूठी का उपयोग कर रहा है और तुरंत ब्लू हेयर को वश में कर लिया, तब उसे एहसास हुआ कि यह गुलामों को नियंत्रित करने वाला एक काला जादू का उपकरण है। इसका मतलब है कि बौना और ब्लू हेयर मालिक गुलाम के रिश्ते में है। ब्लू हेयर को दंडित करने के बाद बौने ने नोएल की पहचान के बारे में पूछा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह भी ब्लू हेयर की तरह ही है। नोएल को एक महिला समझ बैठा और उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। इस पर नोएल ने उसे एक लात मारी। नोएल ने तुरंत अपनी लिंग पहचान को सही नहीं किया, बल्कि उसने तुरंत अपनी बंदूक बौने की ठोड़ी पर तान दी। धमकी देने के बाद नोएल को पता चला कि बौना दक्षिण से आया एक गैंगस्टर है, क्योंकि उसकी सुरक्षा शुल्क हड़पने की बात सामने आ गई थी। इसलिए वह अपने गुलाम के साथ जान बचाकर राजधानी भाग आया था। नोएल ने तुरंत बौने की योजना का अनुमान लगा लिया। जाहिर है वह ब्लू हेयर को, जिसके पास असाधारण प्रतिभा है, अंडरग्राउंड फाइटिंग एरेना में शामिल करवाना चाहता था, ताकि वह उसके लिए पैसे कमाने का एक उपकरण बना रहे और अगर किस्मत अच्छी रही तो वह यहाँ भी गैंगस्टर बना रह सकता था। इसलिए नोएल के इन सवालों का सामना करते हुए बौने ने सोचा कि नोएल, यह बड़ी बहन, उस तरफ का कोई संबंधित व्यक्ति है और अपनी वांछित जानकारी प्राप्त करने के बाद नोएल ने उसे और बकवास सुनने का इरादा नहीं किया। उसने सीधे तौर पर बता दिया कि वह सिर्फ एक सामान्य खोजकर्ता है और वह एक पुरुष भी है। इसी समय दूसरी तरफ जिनी अभी भी पीले बालों वाली एल्फ के साथ दोपहर की चाय पी रही थी, लेकिन जब उसने नोएल के इस मामले के बारे में सुना कि वह संभावित नए लोगों की भर्ती कर रहा है, तो जिनी ने भी चुपचाप एक फैसला लिया। यह दंपत्ति संतान के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसी पल त्रासदी भी हुई। पति को पीछे से मारकर बेहोश कर दिया गया। जब उसे फिर से होश आया तो उसने केवल अपनी पत्नी को देखा, जो लगातार उससे माफी मांग रही थी। कुछ समय बाद पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। हाँ, बिल्कुल सही, दंपत्ति की इच्छा एक विकृत तरीके से पूरी हुई। कभी प्यार से भरी आंखें इस पल बेहद ठंडी हो गईं। इससे पत्नी के दिल में अपराध बोध असीमित रूप से बढ़ गया। उसी रात उसने आत्महत्या करने का फैसला किया, लेकिन इससे पति के दिल में कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसने सारी गलती बेटे पर डाल दी। लड़का चाहे कितनी भी खुशामद करता, उसे केवल अपने पिता की दुर्भावना ही मिलती थी। और भी बुरा यह था कि एक दिन सुबह उठने पर लड़का खुद को एक जहाज पर पाया। उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि उसे गुलाम के रूप में बेच दिया गया है। लड़के का अनुमान बिल्कुल सही था। एक बौने आदमी ने उसकी तलवारबाजी की प्रतिभा को देखा और लड़के को भारी कीमत देकर खरीद लिया। उसके बाद कुछ समय तक लड़का अपने मालिक के लिए फाइटिंग एरेना में पैसे कमाता रहा। मालिक की हर तारीफ उसके जीने की प्रेरणा बन गई। केवल लगातार जीत से ही उसे अपने मूल्य का एहसास होता था। बाद में बौना गैंगस्टर के पैसे लेकर राजधानी भाग गया और इसी वजह से नोएल ने ब्लू हेयर अकुन की तलवारबाजी की प्रतिभा को खोजा। इसलिए अब बौने को मारकर नोएल आसानी से एक शीर्ष तलवारबाजी प्रतिभा प्राप्त कर सकता था। हालांकि अंत में उसने उन दोनों को जाने दिया, केवल इसलिए कि अकुन जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति एक बेकार मालिक को मारकर आजादी प्राप्त कर सकता था। लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए वह नोएल की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। आखिरकार
नोएल को एक कमजोर पालतू कुत्ता नहीं चाहिए था, बल्कि एक खूंखार भेड़िया चाहिए था। लेकिन नोएल ने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि छोटे कद के आदमी से अलग हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसे स्थानीय गैम्बिनो गिरोह ने पकड़ लिया। पता चला कि छोटे कद के आदमी के पूर्व बॉस ने उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और यह गैम्बिनो भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसने सोचा कि छोटे कद के आदमी को इतनी आसानी से सौंप देना बहुत उबाऊ होगा, और तो और वह खुद एक बड़ा बॉस था, वह किसी देहाती गिरोह के लिए काम क्यों करेगा। यह सुनकर छोटे कद के आदमी ने तुरंत उसकी चापलूसी करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि गैम्बिनो गिरोह में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है और वह खुद भी उसका अधीनस्थ बनने को तैयार है। यह सुनकर गैम्बिनो को उम्मीद से ज्यादा खुशी हुई। उसने सोचा नहीं था कि छोटे कद का आदमी इतना समझदार होगा, इसलिए उसने बड़ी दया दिखाने का फैसला किया। वह उन दोनों की खाल उतार कर उन्हें नमूने के तौर पर सौंप देगा। यह सुनकर छोटे कद का आदमी वहीं पर अवाक रह गया और अकुन ने भी सोचा कि उसकी जिंदगी का अंत आ गया है। ठीक उसी समय गांव के मुखिया को, जिसकी दाहिनी आंख पहले नायक ने फोड़ दी थी, किनारे लाया गया। आते ही उसने नायक पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि नायक ने उसकी पत्नी और बेटी को बंधक बना लिया है और फिर उसका सारा सामान लूट लिया, जिसकी वजह से वह अब गैम्बिनो को समय पर कर्ज नहीं चुका पा रहा है। और इससे भी बुरी बात यह है कि नायक ने गैम्बिनो के गिरोह को एक घटिया संगठन कहा। उसने कहा कि ऐसे कचरा गिरोह को पैसे देने से बेहतर है कि नायक उसे ले जाए। यह सुनकर गैम्बिनो ने गांव के मुखिया की झूठी बातों पर विश्वास कर लिया, इसलिए उसने गांव के मुखिया को कर्ज चुकाने का समय बढ़ा दिया। लेकिन उसे अनुबंध तोड़ने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी, इसलिए गांव के मुखिया को कीमत के तौर पर एक हाथ काटना होगा। इसके बाद गैम्बिनो ने अकुन की ओर देखा। चूंकि उसका पेशा एक तलवारबाज है, तो क्यों न वह गांव के मुखिया का हाथ काट दे, और उसे केवल जमीन पर पड़ी लाठी से ही काटना होगा। लेकिन इससे पहले उसे एक और दवा पीनी होगी जो उसकी मदद करेगी। और अकुन की इस ताकत ने पागल का इरादा बदल दिया। तो इस पल अकुन एक आदमी का कुत्ता होने से दूसरे आदमी का कुत्ता बन गया और गैम्बिनो का पहला मिशन लक्ष्य नायक ही था। शाम होने तक मुखबिर लॉगी ने नायक को बाहर बुलाया और उसे बताया कि गैम्बिनो ने उसके लिए हत्या का आदेश जारी कर दिया है। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। नायक ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि लॉगी ने उसे बेच दिया है। यह एक मुखबिर के लिए अपनी नौकरी खोने जैसा था, लेकिन लॉगी को कैसे पता नहीं होगा। लेकिन उसकी जान पहले ही खतरे में थी और उसे इतना पैसा भी मिल गया था कि वह कई जन्मों तक खर्च नहीं कर पाएगा। इसलिए इस मामले के खत्म होने के बाद वह दूसरे देश भाग जाएगा और एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन नायक उसे कैसे जाने देगा। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लॉगी ने वास्तव में यहाँ से जिंदा जाने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि उसने सिर्फ नायक को ही नहीं बेचा था, बल्कि एक मुखबिर की गरिमा को भी बेचा था। और ठीक उसी समय जब वह मरने को तैयार था, नायक ने उसे बख्शने का फैसला किया और लॉगी को यह भी बताया कि उसे इस मामले की वजह से राजधानी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह इस अवसर का उपयोग गैम्बिनो को खत्म करने के लिए करेगा और लॉगी की खोई हुई गरिमा वापस लाएगा। इसके बाद नायक ने लॉगी को जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कहा, उसे अपनी लड़ाई में बाधा न डालने के लिए। फिर उसने एक युद्ध औषधि पी ली, जिसका प्रभाव 10 मिनट के भीतर युद्ध क्षमता को बढ़ा सकता है, लेकिन इसका बहुत मजबूत दुष्प्रभाव भी होता है। उसी समय अकुन, जो हत्या करने आया था, भी अवाक रह गया। उसने सोचा नहीं था कि इस बार का लक्ष्य नायक होगा। दोनों के बीच एक चांदी के सिक्के का एहसान याद करते हुए, हालांकि वह एहसान की वजह से अपने मालिक के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास एक तलवारबाज की गरिमा भी थी। इसलिए उसने तुरंत अपना पेशा बताया कि वह एक तलवारबाज है, उसका स्तर सी क्लास है और उसकी विशेषता श्लेष को नियंत्रित करना है। यह सुनकर नायक पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। आखिरकार जो पहले अपना पेशा बताता है वह लड़ाई में नुकसान में रहेगा, इसलिए नायक ने सोचा कि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसके साथ एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ना चाहता है और वह निश्चित रूप से किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकता। एक मध्य दो आत्म परिचय के बाद नायक ने पहले हमला किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अकुन की गति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा तेज थी। हमले से बचने के बाद नायक हवा में आ गया। फिर उसने तुरंत एक लौ वाला गोला दागा। हालांकि तलवारबाज की क्लास की प्रतिरोधक क्षमता के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन एक भौतिक क्लास होने के नाते यह मान लेना सही होगा कि उसमें आग के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं होगा। भले ही यह लड़ाई खत्म न कर पाए, लेकिन यह घातक चोट पहुंचा सकता है। लेकिन नोएल ने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि अकुन को न केवल विस्फोट से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने चारों ओर की हवा को भी खाली कर दिया, जिससे एक निर्वात की स्थिति बन गई। नोएल को यह भी अच्छी तरह पता था कि उसकी क्लास लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए उसे केवल गंदे चालों का उपयोग करना पड़ा। इससे अकुन पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नोएल इतना नीच होगा। नोएल मौके पर ही हंस पड़ा। यह एक ऐसी लड़ाई थी जहां थोड़ी सी भी लापरवाही जान ले सकती थी। चाहे कितनी भी नीच चाल का इस्तेमाल किया जाए, केवल वही विजेता होता है जो जीवित रहता है। नोएल ने एक फ्लैश ग्रेनेड फेंका,
लेकिन जैसे ही नोएल घातक वार करने वाला था, अकुन ने अपनी गुप्त तलवारबाजी तकनीक याएगाकी का इस्तेमाल किया। उसने हवा में अनगिनत वार किए, जिससे नोएल पीछे हट गया। जब नोएल ने अपनी आंखें फिर से खोली, अकुन ने पहले ही अपनी तलवार उसके सामने रख दी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि नोएल यह लड़ाई हार गया था। हालांकि अकुन ने उसे नहीं मारा, बल्कि उसने उसे बख्शने का इरादा किया। इस हरकत से नोएल बहुत गुस्सा हुआ। उसे तलवार की धार पकड़े हुए देखा गया और फिर धीरे धीरे खड़ा होकर अकुन को डांटा, क्योंकि नोएल अच्छी तरह जानता था कि अगर अकुन ने उसे यहाँ जाने दिया तो गैम्बिनो उसे कभी नहीं बख्शेगा। यह सुनकर अकुन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नोएल अपनी जान देने को तैयार होगा ताकि वह एक गुलाम जीवित रह सके। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा भावुक हुआ, आकाश से कई गुप्त हथियार दागे गए और आने वाला कोई और नहीं बल्कि जिनी थी। नोएल ने वास्तव में पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसने अपनी सोच के माध्यम से मदद के लिए एक संदेश भेजा था, क्योंकि शुरुआत से ही नोएल अच्छी तरह जानता था कि वह एक प्रतिभाशाली तलवारबाज को नहीं हरा सकता। और अगली लड़ाई देखने के बाद उसने अपने भविष्य के रास्ते पर और भी अधिक विश्वास किया। दोनों प्रतिद्वंद्वी 1 लाख में एक प्रतिभाशाली थे। केवल हाथापाई की क्षमता के मामले में अकुन का पक्ष मजबूत था। इससे जिनी की लड़ने की इच्छा पूरी तरह से जागृत हो गई। अगले ही पल उसकी गुप्त तकनीक एक्सीलरेशन सक्रिय हो गई। जिनी इस तकनीक को 5 गुना गति तक बढ़ा सकती थी। दूसरों को केवल एक धुंधली आकृति दिखाई देती थी, जैसे वह हवा में चल रही हो। लेकिन यह अकुन के लिए कोई चुनौती नहीं थी। पहले चेरी ब्लॉसम स्लैश ने सभी गुप्त हथियारों को गिरा दिया। फिर उसकी जन्मजात क्षमता क्लाउड मिरर वाटर सक्रिय हो गई। जब उपयोगकर्ता अपनी आंखें बंद करता है तो वह एक निश्चित सीमा के भीतर अपनी इंद्रियों को चरम पर बढ़ा सकता है। पहले अकुन फ्लैश ग्रेनेड से अप्रभावित था। यह इस तकनीक के प्रभाव के कारण था। नोएल वास्तव में बहुत पहले ही समझ गया था कि सबसे कमजोर क्लास किसी भी तरह से एक प्रतिभाशाली का सामना नहीं कर सकती। हालांकि इससे नोएल को अपने रास्ते पर और भी अधिक विश्वास हो गया कि उसका रास्ता सही था। वह सबसे मजबूत लोगों को निर्देशित करेगा और इस तरह खुद दुनिया में सबसे मजबूत बन जाएगा। इस समय उसने जिनी को कोई लाभ नहीं दिया, बल्कि उसने सक्रिय रूप से लड़ाई को रोकने के लिए कहा। वह नहीं चाहता था कि ये दोनों प्रतिभाशाली यहाँ मरें। फिर जाने से पहले नोएल ने अकुन को गैम्बिनो को देने के लिए एक संदेश छोड़ा। जब अकुन गैम्बिनो के हवेली में वापस आया, गैम्बिनो ने अकुन को एक उपहार बॉक्स दिया। अंदर एक बौने की खोपड़ी थी और यह उसके मिशन में विफल होने की कीमत थी। यह देखकर अकुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस गैम्बिनो से वादा किया कि वह अगली बार निश्चित रूप से मिशन पूरा करेगा। हालांकि जाने से पहले इन शब्दों ने गैम्बिनो को तुरंत क्रोधित कर दिया। उसने तुरंत अपने अधीनस्थों को नोएल को ढूंढने का आदेश दिया और उसे टुकड़े टुकड़े करने की कसम खाई। बेशक गैम्बिनो ने कभी नहीं सोचा होगा नायक के इस फैसले के संबंध में उसे हमेशा के लिए एक अथाह खाई में धकेल देगा। दूसरी ओर क्योंकि पिछले मालिक की हत्या कर दी गई थी, अकुन को कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। लेकिन जो बात उसे और भी चिंतित कर रही थी वह कल रात उससे लड़ने वाला नायक था। स्पष्ट रूप से सबसे कमजोर टॉकर वर्ग का था, लेकिन उसके पास उससे लड़ने की क्षमता थी। यह निश्चित रूप से नायक के पागलपन भरे प्रयासों का परिणाम होना चाहिए। लेकिन फिर भी वह यह भी जानता था कि नायक युद्ध के मैदान में अजेय है। लेकिन क्यों? अकुन अनजाने में नायक के बारे में सोचता रहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक मजबूत आत्मविश्वास झलकता था। अकुन भी नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है। और ब्लैक गैंग का बड़ा भाई भी एक गुजरने वाला व्यक्ति था। सीधे शब्दों में कहें तो अकुन दूसरे पक्ष के प्रति आकर्षित हो गया था। दूसरे पक्ष की क्षमता का सम्मान करता था। उस व्यक्ति का अनुसरण करना चाहता था। आखिरकार एक पुरुष का दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित होना सामान्य बात है। 1.5 घंटे बाद गैम्बिनो अपने लोगों के साथ नायक को परेशान करने आया। वह एक A ग्रेड और एक बिग ग्रेड को अपने साथ लाया था। डर था कि वे आसानी से किसी भी एक्सप्लोरर को मार सकते हैं जो बार में हो, और यही गैम्बिनो की एक चाल थी। उसकी नजर में नायक को भीख मांगनी चाहिए थी, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। नायक बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि उसने दूसरे पक्ष को उकसाना शुरू कर दिया। भले ही गैम्बिनो ने अपनी तलवार निकाल ली हो, नायक ने भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया, क्योंकि यह एक्सप्लोरर्स के लिए एक विशेष बार था। दूसरे लोग निश्चित रूप से बाहरी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। आखिरकार यह एक्सप्लोरर्स की प्रतिष्ठा का मामला था। यह देखकर गैम्बिनो ने तुरंत अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, यहाँ सभी बाधाओं को खत्म कर दो। और एक A ग्रेड ब्लैक गैंग के सदस्य के रूप में उसके पास वास्तव में यह क्षमता थी। वह ब्लैक गैंग के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं ला सकता था। और गैम्बिनो का गुट पहले से ही राष्ट्रीय ध्यान का विषय था। यदि वे दरबार के सामने एक्सप्लोरर्स को सताते हैं तो निश्चित रूप से विभिन्न शक्तियां उन्हें अपने पक्ष में कर लेंगी। अगर वे इन बातों की परवाह नहीं करते तो वे एक और आदेश देंगे, तब वे निश्चित रूप से आदेश का पालन करेंगे। लेकिन गैम्बिनो के पास वास्तव में वह शक्ति नहीं थी। यह देखकर नायक ने फिर से व्यंग्य मोड चालू कर दिया। हंसते हुए गैम्बिनो को एक कमजोर और डरपोक कबाड़ कहा। बिना शक्ति और क्षमता के
कहने की कोई बात नहीं, पूरा दिन सिर्फ भूत की तरह रोता रहेगा। एक पागल कुत्ते को कहना कुत्तों का अपमान होगा। और गैम्बिनो का उदास चेहरा देखकर नायक ने उसे शांत रहने के लिए कहा, वरना उसके शरीर में खून तेजी से बहने लगेगा। आखिरकार उसने अभी अभी जहर वाली शराब पी थी। गैम्बिनो के जाने के बाद ब्लैक गैंग का बड़ा भाई नायक के अभिनय की प्रशंसा करने लगा। साथ ही उसने रेड वाइन उठाई और पी ली, क्योंकि वह पहले ही समझ गया था कि नायक दिखावा कर रहा है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस नायक से कहा कि वह तुरंत राजधानी छोड़ दे, वरना अगली बार उसे वहीं मार दिया जाएगा। अप्रत्याशित रूप से नायक ने वास्तव में इस प्रस्ताव का जवाब दिया, यहाँ तक कि यह भी कहा कि उसके एक्सप्लोरर जीवन का अंत यहीं हो गया। अब से वह केवल जिनी के साथ ही रह सकता है, बिना किसी पछतावे के सेवानिवृत्त जीवन जी रहा है। जब वे राजधानी के बाहर पहुंचे, जिनी उत्साहित हो गई। जो कुछ भी हुआ सब कुछ नायक और उसके द्वारा कही गई बातों जैसा ही था। पता चला कि सब कुछ नायक की योजना के अनुसार था। राजधानी छोड़ना भले ही सच था, लेकिन वह केवल 1 घंटे के लिए ही दूर रहेगा, क्योंकि उसे इस समय का उपयोग कुछ चीजों की जांच के लिए करना था। 1 घंटा बहुत जल्दी बीत गया। उसी दिन शाम को राजधानी लौटकर गैम्बिनो ने नायक को घेर लिया। उसके हाथ पैर कस गए। उसे तुरंत मत मारो। लेकिन 2 और 2.5 सेकंड बीत गए। उसके अधीनस्थों ने प्रतिक्रिया नहीं दी। जब गैम्बिनो मुड़ा तो उसने देखा कि उसके आदमियों का रवैया ठीक नहीं था। चाहे उसने कितने भी आदेश दिए हों, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। और नोएल ने गैम्बिनो का मजाक उड़ाया कि वह पहले ही बॉस बनने की योग्यता खो चुका है। दरअसल गिरोह के छोटे भाई पहले से ही इस बॉस को नापसंद करते थे। वे गैम्बिनो के क्रूर तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वे गिरोह में शामिल हुए थे, क्योंकि वे पिछले बॉस की पूजा करते थे। लेकिन यह दूसरा बेटा न केवल कमजोरों को धमकाता था, बल्कि इतना विकृत भी था कि उसने एक बच्चे की खोपड़ी को एक हिरण के सिर पर सिल दिया था। इसी समय नोएल राजधानी लौट आया। उसने देखा कि छोटे भाई के हाथ में जो खिलौना था वह पहले उस गाँव के मुखिया की बेटी का था। जाहिर है उसे कुछ बुरा हुआ था और नोएल का यहाँ आने का मकसद उसकी इस हफ्ते की जांच के नतीजे दिखाना था। दरअसल राजधानी छोड़ने के बाद उसने तुरंत लॉकी से संपर्क किया और नोएल के अनुमान के अनुसार गैम्बिनो पिछले बॉस का असली बेटा नहीं था। यह सिर्फ एक पुराने प्रेमी के लिए पुरानी यादें थीं, जिसने उस नाजायज बच्चे को छोड़ दिया था। लेकिन यह सब सबसे महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि नोएल जो जानना चाहता था वह पिछले बॉस की मौत का कारण था। तो उसने जल्दी से उस समय के डॉक्टर को ढूंढ लिया और जवाब बिना किसी आश्चर्य के था। पिछले बॉस को गैम्बिनो ने जहर देकर मार डाला था। हालांकि यहाँ तक पहुँचने पर नोएल को गैम्बिनो को धन्यवाद देना पड़ा। अगर वह पहले होटल में परेशानी पैदा करने नहीं आता तो नोएल ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसने बस लापरवाही से उसे जहर देने की धमकी दी थी। गैम्बिनो का घबराया हुआ चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद इसका अनुभव किया हो। अब गैम्बिनो पूरी तरह से टूट चुका था और गिरोह के बड़े भाई ने भी इस समय यह कहा कि वह अब उसका पालन नहीं करेगा। आखिरकार इस कमीने ने अपने ही हाथों से मार डाला था उस पिछले बॉस को जिसका वह सबसे अधिक सम्मान करता था। लेकिन पिछले बॉस के निर्देशों को याद करते हुए गिरोह के बड़े भाई ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। उसे नोएल के साथ 1 पर 1 द्वंद्व युद्ध करने दें। बेशक उसने गैम्बिनो को खुद मैदान में नहीं उतरने दिया, बल्कि उसने उसे अपने भाइयों में से एक को चुनने दिया जो उसकी जगह लड़ेगा। यह सुनकर गैम्बिनो फिर से टूट गया है। एक प्रतिष्ठित गिरोह का बड़ा आदमी अपने छोटे भाइयों द्वारा धमकी दी जा रही थी और जब वह अपनी शक्तिहीनता पर क्रोधित था, गुलामों का पागल विक्रेता क्लाउन भी यहाँ आ गया। दरअसल क्लाउन को नोएल ने बुलाया था और यह सब नोएल की योजना का एक हिस्सा था। आखिरकार गैम्बिनो ने दवाओं का इस्तेमाल करके नियमों को बाधित किया था और क्लाउन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इससे क्लाउन, जो उसी गिरोह के अधीन था, हमेशा दूसरे पक्ष को खत्म करने का मौका नहीं मिल पाया था। तो नोएल, जो यह अच्छी तरह से जानता था, उसने स्थिति का लाभ उठाया। क्लाउन को एक गवाह के रूप में इस द्वंद्व युद्ध की अध्यक्षता करने दें और अगर वह जीत जाता है तो उसे 50 मिलियन फिल का इनाम भी मिलेगा। फिर क्लाउन ने गैम्बिनो से कहा कि वह समय बर्बाद न करे और जल्दी से एक आदमी चुने। आखिरकार उसका समय बहुत कीमती था। यह सुनकर गैम्बिनो स्तब्ध रह गया। उसने नोएल के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए कभी सहमति नहीं दी थी। यह देखकर क्लाउन ने नाटक करना बंद कर दिया और सीधे उसके बदसूरत चेहरे को पकड़ लिया। उसे अपनी नियति स्वीकार करने दें। अब उसके सामने केवल 2 रास्ते थे। अगर वह नोएल को हरा देता है तो वह न केवल उसे जाने देगा बल्कि उसकी बॉस की स्थिति को भी स्वीकार करेगा। लेकिन अगर वह हार जाता है तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए कि वह असभ्य हो जाएगा। हालांकि गैम्बिनो के आदमियों में कई बी श्रेणी और यहाँ तक कि एल श्रेणी के मजबूत लोग भी थे, लेकिन उसने अंततः सी श्रेणी के अकुन को चुना और यह भी नोएल की योजना का हिस्सा था, क्योंकि शूरवीर के सामने आने के बाद वह केवल एक ही व्यक्ति पर भरोसा कर सकता था और वह था अकुन, जिसने गुलामी का अनुबंध किया था। यह देखकर जिनी लड़ाई के लिए आवेदन करना चाहती थी, लेकिन नोएल ने कहा कि वह इसे खुद ही संभाल लेगा। यह जिनी को बहुत अजीब लगा। आखिरकार नोएल सिर्फ सबसे कमजोर टॉकर था। वह एक सी क्लास तलवारबाज को कैसे हरा सकता था। हालांकि
नोएल के चेहरे पर आत्मविश्वास था। यह एक मजबूत व्यक्ति की आंखों की चमक थी, जैसे कि यह लड़ाई पहले ही जीत ली गई हो। और अकुन की आंखों में नोएल के पास निश्चित रूप से जीतने की कोई रणनीति थी। लेकिन इससे अकुन पीछे नहीं हटा। इसके बजाय वह और भी उत्सुक हो गया कि उसका यह प्रशंसनीय प्रतिद्वंद्वी लड़ाई जीतने के लिए कौन सी चाल चलेगा। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उसने देखा कि नोएल ने दूरी नहीं बनाई। इसके बजाय उसने सक्रिय रूप से पास आकर फ्रोजन बुलेट दागी। लेकिन यह चाल उसने पहले भी देखी थी। वह चेरी ब्लॉसम स्लैश का उपयोग करके आसानी से गोलियों को रोक सकता था। एक पल में पूरा क्षेत्र विशाल बर्फ के टुकड़ों से ढक गया। दोनों इस संकीर्ण स्थान में हाथापाई कर रहे थे। अगले ही पल अकुन ने तलवार निकालने और वार करने की मुद्रा बनाई। नोएल ने तुरंत पहचान लिया, यह वन फ्लैश कौशल का प्रारंभिक कदम था, जो वार की गति और शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है। एक बार जब कोई हमले की सीमा में आ जाता है तो उसे तुरंत 2 टुकड़ों में काट दिया जाएगा। लेकिन नोएल को जरा भी तनाव नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही स्थिति को पलटने का बीज बो दिया था। अगले ही पल उसने अपनी पिस्तौल फेंक दी और एक छोटी तलवार निकाली। हालांकि निर्णायक वार से पहले नोएल ने अचानक अकुन से कहा, जब ठंड हो तो उसे गर्म रखने का ध्यान रखना। इस बात ने अत्यधिक तनाव में रहे अकुन को तुरंत भ्रमित कर दिया। और ठीक इसी क्षण नोएल ने अचानक हमला किया। लेकिन दुर्भाग्य से अकुन ने समय पर अपनी तलवार निकाली और नोएल की बांह पर वार किया। और भले ही वह एक बांक होने वाला था, नोएल जरा भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी बांह की मांसपेशियों का इस्तेमाल किया और तलवार को दूर फेंक दिया। तलवार के टकराने से अकुन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने जल्दी से अपनी स्थिति संभाली। बर्फ के टुकड़े टूटते ही नोएल भी दूर जा गिरा और अकुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर अंतिम वार किया। हालांकि जैसे ही यह तलवार नीचे आई, अकुन घबरा गया, क्योंकि उसने नोएल पर नहीं बल्कि फ्रोजन बुलेट पर वार किया था। उसकी जबरदस्त शक्ति ने उसे तुरंत जमा दिया। और इसी क्षण अकुन ने एक बार फिर नोएल की गहरी सोच को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक की सारी तैयारी सिर्फ इस एक पल के लिए थी। हालांकि नोएल ने छोटी चालों से लड़ाई जीती, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि वह सबसे कमजोर टॉकर था। इसलिए जीवन और मृत्यु की लड़ाई में कोई भी चाल न चुनना उसका सिद्धांत था। बाद में जिनी ने नोएल के घावों पर पट्टी बांधी और सख्ती से उससे कहा कि अगली बार ऐसा न करे, क्योंकि लड़ना उसकी जिम्मेदारी थी। नोएल को पीछे रहकर कमांडर की भूमिका निभानी चाहिए। वह नोएल को और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्लाउन के आने से दोनों बाधित हो गए। उसने पहले नोएल को गैम्बिनो को हराने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और फिर जिनी को थोड़ी देर के लिए दूर रहने को कहा, क्योंकि उसे नोएल से अकेले में कुछ बात करनी थी। जब जिनी चली गई, क्लाउन ने सीधे नोएल को अपने गिरोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उसने गैम्बिनो गुट के नेता की सीट भी देने की पेशकश की। नोएल ने पहले ही एक बार निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था। इस बार भी जवाब वही अस्वीकृति थी। आखिरकार उसका लक्ष्य 7 सितारों में से एक सबसे मजबूत बनना था। अब वह किसी और का अधीनस्थ बनने के लिए कैसे तैयार हो सकता था? क्लाउन को भी जवाब का अनुमान था। इसके बाद उसने नोएल को बताया कि वह रेड क्वीन और उसके बाद के सिनर्स में से एक था। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके पास कई अजीबोगरीब विशेष क्षमताएं थीं। यह कहकर उसने नायक का दिल निकाल लिया। नायक के लगातार 2 बार मना करने के कारण उसने क्लाउन के कौशल की शर्तें पूरी कर ली थीं। यह मनुष्यों के लिए एक विशेष तत्काल हत्या कौशल है, तो दिल के बिना भी वह जीवित रह सकता है, क्योंकि कौशल अंतरिक्ष से परे है और अभी भी नायक से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर दोनों फेवे मीटर से अधिक दूर हो जाते हैं या अगर दिल को सीधे कुचल दिया जाता है, नायक मौके पर ही मर जाएगा। और यही क्लाउन का नायक के साथ बातचीत करने का तुरुप का इक्का था। गैम्बिनो को खत्म करने और अकुन को हराने के बाद क्लाउन ने नायक की असाधारणता को महसूस किया। वह सचमुच अद्वितीय है, न पहले कोई ऐसा था, न बाद में कोई होगा। इसलिए अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया, शायद नायक एक दिन बन जाएगा लुगियानो गिरोह के लिए एक आपदा। तो नायक जैसे इस अद्वितीय प्रतिभा को बर्बाद न करने के लिए क्लाउन ने नायक को केवल एक विकल्प दिया। वह उसके गिरोह में शामिल होने के लिए एक शपथ ग्रहण शराब पिए। यह सुनकर नायक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने स्वीकार किया कि क्लाउन जो कह रहा था वह सही था। एक दिन वह सभी खोजकर्ताओं के शिखर पर खड़ा होगा। तो अगर उसे मारना है तो अभी मार दो। बेशक नायक की मौत भी व्यर्थ नहीं होगी अगर वह अभी यहीं मर जाता है। लुगियानो गिरोह के सीधे अधीनस्थ क्लाउन एक सम्मानित बॉस के रूप में भी अपनी प्रतिष्ठा खो देगा। भले ही यह एक ऐसी दुनिया है जहां शक्तिशाली कमजोरों को खाते हैं, लेकिन वह बहुत निश्चित था। कोई भी ऐसे बॉस का पालन नहीं करना चाहेगा जो दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाता है और जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इस बात ने क्लाउन को धमकी देने का विचार पूरी तरह से छोड़ दिया। उसने लापरवाही से दिल वापस कर दिया और फिर से अपने लापरवाह रूप में लौट आया। लेकिन जाने से पहले उसने नायक को एक चुनौती दी। फिर
गैम्बिनो को निपटान के लिए इंतजार करते हुए देखकर क्लाउन ने महसूस किया कि लोगों के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। दुनिया में ऐसे सच्चे पुरुष भी हैं जिनके दिल को निचोड़ लिया गया है, फिर भी वे अपनी गरिमा नहीं खोते, और ऐसे कचरे भी हैं जिनकी बिल्कुल भी गरिमा नहीं है। उसने गैम्बिनो के लिए 4 अंगों को काटने का फैसला किया और उसे सुअर फार्म में चारा बना दिया। अगले दिन नायक को अकुन का दास अनुबंध मिला। अकुन ने सोचा कि नया मालिक नायक है, लेकिन नायक ने सीधे अनुबंध उसे वापस कर दिया, क्योंकि नायक को ऐसा दरबारी कुत्ता नहीं चाहिए था जो केवल मालिक का चेहरा देखे, बल्कि एक भयंकर भेड़िया चाहिए था। यह देखकर अकुन ने भी आखिरकार हिम्मत जुटाई और नायक को अपनी सच्ची इच्छा बताई। वह नायक की टीम में शामिल होना चाहता था, उसका दाहिना हाथ बनना चाहता था और उसे दुनिया के शिखर पर पहुंचने में मदद करना चाहता था। इस तरह अकुन के शामिल होने के बाद तीनों ने अपनी पहली वास्तविक कालकोठरी लड़ाई का सामना किया। अकुन और जिनी जैसे 2 प्रतिभाशाली लोगों के साथ और नायक के टॉकर के समर्थन और कमांड के साथ टीम की ताकत अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गई। वे तीनों ने आसानी से ग्रेट डेमन कालकोठरी को साफ कर दिया। हालांकि जब ग्रेट डेमन जनरल को अंतिम झटका देना था, जिनी ने एक कदम आगे बढ़कर उसे मार दिया, तो दोनों इस उपलब्धि के श्रेय को लेकर बहस करने लगे। इस समय नायक ने दोनों को रोका। उसने बताया कि जिनी लड़ाई के दौरान मनमानी कर रही थी और भविष्य में उसे उसके आदेशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। जहाँ तक अकुन की बात है, वह परिणामों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने कहा कि श्रेय टीम का है, न कि किसी एक व्यक्ति का। हालांकि पहली लड़ाई के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इस लड़ाई के माध्यम से उसे एक निर्णय मिला। वह यह था कि टीम अब पूरी हो चुकी है। एक युद्ध दल स्थापित करने की बुनियादी शर्तें। तो नायक ने बाद में एक युद्ध दल स्थापित करने की योजना बनाई। उसके बाद वह सीधे राज्य के कालकोठरी मिशनों को स्वीकार कर सकता था और किसी अन्य युद्ध दल के छोटे मिशनों को उप अनुबंधित नहीं कर सकता था। इस समय अकुन ने गलती से देखा कि नायक के हाथ पर एक अजीब पैटर्न था और यह स्तर अब की पूर्ति का प्रमाण था। तो नायक ने एक दृढ़ संकल्प लिया। वह निश्चित रूप से अपनी सबसे मजबूत युद्ध दल का नेतृत्व करेगा। दुनिया के शिखर तक पहुंचने के लिए